हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलो बेटा तुम लोग का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के चैप्टर नंबर 9 का जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें कॉन्सेप्ट है आप लोग का पहला होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब सर ये बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बोला जाता है द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब सीधी सी बात है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग में जो कंडीशंस है, इवेंट्स है, इन्फ्लुएंसेस है, जो कि आपके लिए थ्रेड्स बन सकते हैं, मे बी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, उसको आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानोगे। ओके, ध्यान समझना, बिजनेस इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर से आता है, वो हो सकता है जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, चाहे तो थ्रेट भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ध्यान समझना, इन बिजनेस इन्वायरमेंट के चार प्रकार के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आप लोग के। पहला क्या होता है? इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, मल्टीफेसेटेड है एंड फार रीचिंग इंपैक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान समझना, देखो सबसे पहले इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब भाई कोई नहीं समझ सकता इसको, सिंपल नहीं है, मतलब कब कहां से क्या हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भरोसा नहीं है। फिर आता है डायनेमिक इन्वायरमेंट, आप लोग का डायनेमिक है, मतलब चेंज होता है समय के साथ साथ। फिर मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड मतलब ये होता है कि अलग 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 प्रकार के रूप होते हैं, मतलब एक किसी पर्सन या तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी तो दूसरे के लिए थ्रेट भी बन सकता है, मतलब मल्टीफेसेटेड है। फिर फार रीचिंग इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल आप जितना नहीं सोच सकते ना उतना आगे जा तक आपको पहुंचा सकता है। तो चार प्रकार के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है। पहला आप लोग का बोलता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दूसरा बोलता है आप लोग का डायनेमिक, तीसरा मल्टीफेसेटेड और चौथा आप लोग का फार रीचिंग इंपैक्ट। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप लोग इन्वायरमेंट को समझना तो पेस्टल फ्रेमवर्क काम आएगा, और पॉटर के 5 यहाँ पर जो फ्रेमवर्क दिए गए हैं वो आप लोग के 5 फोर्सेस काम आएंगे। ओके, फिर अब आता है आप लोग का पेस्टल फ्रेमवर्क। देखो पेस्टल फ्रेमवर्क एकदम सिंपल सा है। पी मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से स्मूथली रन करना है, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग में जो इवेंट्स है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, अगर भाई पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि अभी बीजेपी चल रहा है, अगले बार कांग्रेस, तो ये इफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया आप लोग का, सोशल लोग क्या सोचते हैं, टेक्नोलॉजी अचानक से अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जैसे कुछ कुछ इन्वायरमेंट, जैसे कश्मीर भाई वहाँ बर्फ ही गिरता है ना, बर्फ ही गिरता है, तो वहां आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो बर्फ में ज्यादा सूट करता होगा। और जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस, मतलब गवर्नमेंट नया रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिया, जैसे अचानक से बोल दिया कि आपको चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है, तो आपके बिजनेस तुरंत इफेक्ट हो सकते हैं। समझ आए कि नहीं है? तो पेस्टल फ्रेमवर्क होता है। तो पेस्टल फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल, ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोग का आता है, ध्यान दीजिएगा, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पॉटर तुम लोग का स्टार्ट होता है। देखो इंडस्ट्री और सेक्टर मतलब क्या होता है? देखो इंडस्ट्री है ना बेटा, वो छोटा चीज है और सेक्टर एक बड़ा चीज है, मतलब ब्रॉडर सेंस का। जैसे सेक्टर इंडस्ट्री बोला जाए, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, बहुत बड़ा सेक्टर है तुम लोग का, उसमें इंडस्ट्री बहुत सारे आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, तुम्हारा बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गया। तो इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री तो वाइडर टर्म, नैरोअर टर्म है, और सेक्टर बहुत बड़ा टर्म है। तो दोनों को हम लोग को समझना पड़ेगा कि दोनों हम लोग को प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए माइकल पॉटर ने यहाँ पर वैल्यू चेन का डेफिनेशन दिया गया। देखो बेटा वैल्यू चेन क्या होता है? एक चेन बना होता है आप लोग का। चेन इन द सेंस आप शुरू से लेकर एक्टिविटी को कैटेगराइज करोगे, तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड में जो घूमता है, सराउंडिंग में घूमता है, मतलब अगर ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सराउंडिंग में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जो मेरे लिए जरूरी है, और जनरली प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज होते हैं। जैसे ध्यान समझना, मेरे को कुछ सामान मंगाना है तो इनबाउंड लॉजिस्टिक लगेगा, कुछ सामान को बाहर भेजवाना है मतलब सेल्स करना है तो आउटबाउंड लगेगा, ठीक है, एचआर रिसोर्सेज लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो ये सब सराउंडिंग्स है, उसी को आप लोग वैल्यू चेन बोलते हो। और वैल्यू चेन ये बोलता है कि आप लोग को कैटेगराइज करना है एक्टिविटीज को जो विद इन और अराउंड ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, वैल्यू चेन ऐसे तरीके से काम करेगा कि आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ इनपुट्स को आउटपुट में, वो भी प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ। ओके, समझ आए कि नहीं? दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में दो प्रकार के आप लोग की एक्टिविटी आते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है आप लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी को आप लोग सपोर्टिव एक्टिविटी भी बोलते हो। जो प्राइमरी एक्टिविटी है बेटा, इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब आना, ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म मतलब किसी को कन्वर्ट करना, आउटबाउंड मतलब बाहर भेजना, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, मार्केटिंग, सेल्स। और सपोर्ट में आप लोग का आता है प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एचआर हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वैल्यू चेन सीधी सी बात है सर, कैटेगराइज करता है हम लोग के एक्टिविटी, किसको करता है? कैटेगराइज करता है हम लोग के एक्टिविटीज को। जो एक्टिविटीज आते हैं आप लोग के, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटी होता है। अब आता है हम लोग का पॉटर का 5 फोर्सेस। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। पॉटर के जो 5 फ्रेमवर्क है, ये क्लियरली बोलता है क्या होता है ना, सप्लायर्स हो गए, बायर्स हो गए, आप लोग के एंट्रेंट्स हो गए जो बाहर से
एंट्री लेना चाहते हो कॉम्पिटिटर्स, ये सब लोग जो है ना बहुत ज्यादा मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। तो इसके फोर्सेस से पहले ध्यान समझना, फोर्सेस से पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ये बोलता क्या है। देखो सबसे पहले पॉटर का जो 5 फ्रेमवर्क है ये बताना चाहता है कि आपका कंपटीशन का सोर्स क्या है, आपके लिए कॉम्पिटिटर्स आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि आपका कंपटीशन आपका इंडस्ट्री है कि आपका कॉम्पिटिटर पोटेंशियल एंट्रेंस है। ये आप लोगों को सब चीज समझना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों को आप लोग समझना पड़ेगा। सबसे पहला ये है कि आप लोग को एसबीओ में अप्लाई करना है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जहां पास खुद के ही काम होते हैं अच्छे तरीके, उसको एसबीओ बोला जाता है। मतलब ऊपर लेवल का अलग चीज हो रहा है, नीचे लेवल का अलग चीज हो रहा है। आई मीन टू से दैट डिपार्टमेंट ही अलग है पूरा, तो एसबीओ में अप्लाई होगा। फ्रेमवर्क इज जस्ट नॉट यूज्ड एज स्नैपशॉट इन टाइम, मतलब बोलने में तुरंत अप्लाई नहीं होगा भाई, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है तो लॉन्ग टर्म ही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब तुम लोग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस स्ट्रक्चर ड्राइवर के कनेक्शन बैठाना पड़ेगा। ध्यान समझना 5 फोर्सेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और नॉट डिपेंडेंट है भैया ये लोग सब चीज। ध्यान समझना कॉम्पिटिटिव जो बिहेवियर है डिसरप्टिंग दिस फोर्सेस नॉट सिंपली एकोमोडेटिंग देम, मतलब आसान नहीं है भाई इन फोर्सेस को समझना। ये हो गया। अब 5 फोर्सेस में सबसे पहला होता है बेटा रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। दूसरा आप लोग का होता है रेवेन्यू अमॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी। तीसरा आप लोग का होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। चौथा आप लोग के लिए होता है सप्लायर का बार्गेनिंग और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान समझना ये बोलता क्या, जरा देखते जाओ। पहला बोलते हैं रिस्क ऑफ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। सर ये सबसे पहले कॉम्पिटिटर तो पता है, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर क्या होता है? देखो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर उसको बोला जाता है जो अभी कंपीट तो नहीं कर रहे हैं बट उनके पास ताकत है, वो कंपीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को, जैसे कि टाटा अगर लेट्स अज्यूम अगर वो ऑयल इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन वो चाहे तो कम्पीट कर सकते, पैसे कोई कमी नहीं है, तो पोटेंशियल होता है भाई, अगर वो लोग आ गए तो मार्केट को हिला के रख सकते हैं। समझ आए कि नहीं? तो ये चीज सबसे बड़ा होता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को, अभी टाटा अगर देखा जाए तो टेलीकॉम में नहीं है, अभी जियो एकदम स्टेब्लिश कंपनी है। कोई नई अगर कंपनी अगर आती है तो स्टेब्लिश कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के लिए बड़ा खतरा है भाई। हम आएंगे कैसे करेंगे भाई? जियो ऑलरेडी इतना कम रेट में प्रोवाइड कर, जिसका एयरटेल वीआई का ऑलरेडी बैंड बजा हुआ है, तो और कौन सी कंपनी अपना बैंड बजवाना चाहेगा इस चीज में लेके? मतलब कितना कॉस्ट इन्वेस्ट करोगे? समझ आए कि नहीं है? तो यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जनरेट करना प्रॉफिट, क्योंकि स्टेब्लिश कंपनी और प्रॉफिट ले रही है इस चीज को, तो बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर है यहाँ पास। ओके समझ आए कि नहीं? फैक्टर्स क्या क्या देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देखो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब जगह, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल जो भी बोलना चाहो। जो स्टेब्लिश कंपनी है बेटा उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल में काम कर रहा है, तो उसको तो उस चीज की तकलीफ ही नहीं है। ब्रांड रॉयल्टी, अब एक्चुअली क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि जियो है, अब अभी सबके सब ये जियो टेलीकॉम चला रहे हैं, अगर आपको एयरटेल ना या तो कोई नई सिम आती है, ठीक है, अगर आपको कम में ऑफर देगा ना तो भी ना आप लॉयल हो उस ब्रांड के लिए। समझ आइए, जैसे क्लॉथ हो गया, एडिडास का अगर कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो तो प्यूमा कितना भी सस्ता ला दे भाई, तुम लोग शिफ्ट नहीं होगे, तो ब्रांड लॉयल्टी फैक्टर बन जाता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, हम क्या होता है कॉस्ट एडवांटेज बोलने का मतलब है जो स्टेब्लिश कंपनी बहुत सही बहुत पहले से काम करे, तो उनको पता है कि हम क्या गलती करके आए हैं, तो कॉस्ट एडवांटेज है। फिर आता है कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। देखो स्विचिंग कॉस्ट ना थोड़ी हाई रहती है। अब जैसे कि अब मेरे पास सपोज फोन है, उसमें मैं फोन यूज कर रहा हूं सपोज सैमसंग का, एप्पल ने ऑफर दिया आईफोन ने, तो मैं स्विच करने की मेरी कॉस्ट होगी भाई, मेरे को जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, चलो नहीं गया तो मैं ऑनलाइन मंगवा लिया, लेकिन भाई डाटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो ऑन, पहले आई क्लाउड में डालना पड़ेगा, वहां गूगल क्लाउड में डालूंगा, फिर एप्पल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्विचिंग कॉस्ट है। उसी कारण लोग जो है स्टेब्लिश कंपनी से पोटेंशियल एंट्री में जाने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन, भाई नया एंटिटी अगर आएगा तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छा खासा लगा सकती है। ओके, फिर आता है राइवलरी अमॉन्ग स्टेब्लिश कंपनी। ध्यान समझना, जो स्टेब्लिश कंपनी है भाई ऑलरेडी वो लोग कंपीट कर रहे हैं भाई, दूसरे तो मार्केट में भूल ही जाओ क्यों आएंगे, जैसे जियो एयरटेल हो गया, ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं। अगर एक ने अगर हल्का सा भी अगर प्राइस चेंज किया तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे बीएसएनएल को पूछता नहीं है क्योंकि नेटवर्क अच्छे से आता नहीं है कुछ भी, लेकिन जियो और एयरटेल के प्राइस को हाइक करने के बाद लोग बीएसएनएल में शिफ्ट होना चालू हो गए, बीएसएनएल तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर होता है कि अगर स्टेब्लिश कंपनी भी अगर कुछ करती है तो कंपटीशन स्ट्रक्चर के कारण उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज प्रोवाइड करें, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, प्राइस हो गया आप लोग का, सेलिंग एफर्ट हो गया, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीज आप लोग को एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। ओके, फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, मतलब सर मोल भाव करना। देखो बायर का जो बार्गेनिंग पावर है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो कब अगर बार्गेनिंग पावर मतलब डेफिनेशन क्या होता है, बार्गेन मतलब सिर्फ प्राइस कम करना नहीं होता, इसका मतलब होता है डाउन प्राइस ऑफ रेस कॉस्ट कंपनी और रेस कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ध्यान समझना, या तो वो प्रोडक्ट की प्राइस को कम करवा रहे हैं या तो कंपनी के कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर बोला जाता है। कब का वो स्ट्रॉन्ग, ध्यान समझना, अगर बायर के पास ना चॉइस है, वो बोलेगा भैया आप नहीं दोगे ना मैं बाजू वाले से खरीद लूंगा, अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो। या तो बायर अगर लार्जर क्वांटिटी में खरीद रहा है, बोलेंगे भैया हम तो बाकी लोग तो एक क्वांटिटी खरीदते 100 लगाते हैं, हम तो 10 खरीद रहे हैं भाई, कम लगाओ। अगर लार्जर क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाए।
ध्यान समझना, अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है, अगर हाई रहेगा तो कोई नहीं जाएगा ना। स्विचिंग कॉस्ट लो है इन द सेंस मैं तुरंत शिफ्ट कर लूंगा दूसरे प्रोडक्ट में, तो मेरे को भाई बार्गेनिंग पावर मेरा रहेगा, मैं बोल दूंगा अगर आप नहीं दोगे तो मैं तुरंत तुरंत स्विच कर दूंगा। ओके, ध्यान समझना। अब ध्यान समझ, इसमें क्या होता है कि बायर जो है ना थ्रेटनिंग कर देता है कि अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे। इन आई मीन टू से दैट जो सप्लायर है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा ही प्रोडक्ट है, मतलब हम उसको प्राइमरी प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो सेकेंडरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप बायर का यहाँ पर बार्गेन पावर ज्यादा होता है। अब सप्लायर कब कब होता है, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट इसका अपोजिट कि जो प्रोडक्ट जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है मार्केट में फ्यू है, वो राजा है वहां का, ठीक है, और ध्यान समझना, और इंडस्ट्री में ऐसे कोई और लोग नहीं है, हमारा क्वालिटी अच्छा है एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें के कारण आप लोग का सप्लायर का भी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, देखो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में एग्जांपल चाय और कॉफी आप बचपन से पढ़ते आए हो, पेट्रोल डीजल पढ़ते आए हो सब्स्टिट्यूट के नाम पे। तो ये जो प्रोडक्ट है अगर आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, अगर आपको चाय नहीं मिल पर आप कॉफी अगर पी सकते हो, सब्स्टिट्यूट अगर आपके लिए है, वो अगर आप थ्योरी में देखो तो चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट के माने बोला जाता है। तो अगर आप ये चीज है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में तो आप इजिली शिफ्ट हो सकते हो, तो आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 प्रकार के यहाँ पर थ्रेड यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। देखो 5 फोर्सेस, पहला क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कंपीटर, पोटेंशियल कंपीटर्स लोग अगर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिर दूसरा बोलता है एस्टेब्लिश कंपनी का भाई दुश्मनी चल रहा है, राइवलरी बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर आता है आप लोग का बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। फिर आता है आप लोग बेटा आप लोग का वीरो फ्रेमवर्क। वीरो फ्रेमवर्क एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको वैल्यू रेयर इमेटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फ्रेमवर्क जो है ना बैरने ने बताया, और सिंपल से बोलता है कि फर्म की कितनी वैल्यू है, फर्म कितना रेयर है, और फर्म की इंटेबिलिटी कितनी, मतलब कॉपीड कहां से किया हो आप लोग, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कॉपीड के बारे में बताओ, जो ओयो आप लोग का चलता है जो इंडिया में, वो एयरबीएनबी के थ्रू आया, मतलब एक होटल सेक्टर अलग से बाहर में उसके थ्रू आया, केस आप लोग के एसएम में है। तो वीरो फ्रेमवर्क का यही फुल फॉर्म होता है बेटा, जिसको बोलते हैं वैल्यू रेयर इमेटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का आता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस एकदम सिंपल सा, इसे शॉर्ट सी बोलते हैं, जहां पास और थोड़े से चीजें आ जाएंगे। शॉर्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं इसको समझने के लिए। जो ध्यान दीजिएगा, ये जो शॉर्ट एनालिसिस है बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस इज योर इंटरनल फैक्टर एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज योर एक्सटर्नल फैक्टर। आई मीन टू से दैट अगर बिजनेस इन्वायरमेंट होता है सर, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो इंटरनल पार्ट जो होता है बेटा वो स्ट्रेंथ और वीकनेस देता है, और एक्सटर्नल आप लोग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने वीकनेस को अगर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है और थ्रेट को अगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, तो वो वही राजा वही किंग है। ये चीज आप लोगों को समझाया गया। तो ध्यान समझना, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर से या तो मार्केट के एक्सटेंशन वर्जन से ध्यान समझिएगा, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। जो इससे कम अप कर लेगा भाई वही मार्केट में रूल करेगा, मतलब वही यहाँ पास देखा जाए तो वीकनेस को ओवरकम करेगा। ओके ठीक, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, लेकिन कुछ कुछ खतरा है भाई। ऊपर ऊपर से बोला जाता है सर शॉर्ट एनालिसिस करो, शॉर्ट एनालिसिस करो, शॉर्ट एनालिसिस भाई, लेकिन देखो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएंगे आप लोग को, नंबर्स बहुत सारी चीजें आएंगे। ध्यान से, शॉर्ट जो है ना बेटा बहुत लॉन्ग लिस्ट कर देगा, बना देगा आप लोग का, हमारा ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये कि कौन से मैटर्स है भाई जो मेरे रियली इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझना, रिजल्ट हो सकता है सिर्फ ना लिख के दे सकते हैं हम लोग, आई मीन टू से दैट लिख और प्रैक्टिकली ना हो जाए, तो ये भी खतरा है आपको। ठीक है, ध्यान समझना, शॉर्ट एनालिसिस भाई लेजी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनको फिर छांटना, फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना लेजी हो सकता है। ध्यान समझना, अब यहाँ पास ना सिर्फ लिख के आप देख रहे हो शॉर्ट एनालिसिस बना लो, तो हो सकता है भाई स्ट्रेंथ में भी कंफ्यूज विद द अपॉर्चुनिटी और वीकनेस विद द थ्रेट्स। ध्यान समझना, अब यहाँ पास अगर तुम लोग ओवरव्यू करो तो ये समझ जाओ, स्ट्रेंथ और जो अपॉर्चुनिटी है दोनों पॉजिटिव है और वीकनेस और थ्रेट दोनों नेगेटिव है, तो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन खुद कंफ्यूज हो सकता है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के बीच में, वीकनेस और थ्रेट के बीच में। तो ये आप लोग को दिक्कत को समझना पड़ेगा अगर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को करना चाहते हो तो। सी में यहाँ पर चैलेंज को ऐड कर दिया गया। फिर आता है बेटा आप लोग का पोर्टफोलियो एनालिसिस। देखो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, देखो पोर्टफोलियो मतलब सीधी सी बात है सर बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां आप सब काम को रखते हो। सीधी सी बात है कि पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट का, जैसे कि सर मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, बी बना रहा हूं, सी बना रहा हूं, जैसे एग्जांपल आईटीसी कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी सर सिर्फ टोबैको ही नहीं बनाता सर, बिस्किट बनाता है सर, क्लासमेट कॉपी बनाता है सर, अल्कोहल भी बेचता है, सिगरेट भी बेचता है, तो इनका बास्केट है। तो आपको इस तरीके से करना है ताकि आप बेस्ट पॉसिबल रिटर्न एक्वायर कर सको, और ये पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान समझना, एनालाइज करना करंट मिक्स को और बेटा
बेटा इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, ठीक है। डेवलप करना स्ट्रेटजी फॉर एडिंग न्यू बिजनेस इन पोर्टफोलियो देयर बाय इंड्यूसिंग ग्रोथ। पहला बोलता है एनालाइज करोगे करंट मिक्स को ताकि इन्वेस्ट कर पाओ। दूसरा क्या बोलता है डेवलप करो स्ट्रेटजी करना है, बिजनेस लाने के लिए लाना वो भी तो पता होना चाहिए ना आप लोग को, ठीक है। और तीसरा ये बोलता है आपको डिसाइड करना है कौन से बिजनेस को आपको रिटेन करना है और कौन से को बाहर करना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आईटीसी का एग्जांपल। मैंने 3 प्रोडक्ट बनाया सर, पहला सर अल्कोहलिक लिकर और सिगरेट हो गया सर, दूसरा क्लासमेट की कॉपी हो गई और सीधा बिस्किट हो गया। अब मैं करंट मिक्स को अगर एनालाइज करता हूं तो मैं देखूंगा कि मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें करना है और किसमें नहीं करना है। हो सकता है कि इन तीनों मेरे को उतना कमा के दे तो मैं नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊंगा, चौथे की तरफ। हो सकता है कि 3 में से एक बहुत खराब दे तो उसको मैं बाहर भी कर सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। अब एडवांटेज क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट का है भाई, बहुत अच्छे से काम होता है, एक्सटर्नल ओरिएंटेड डाटा देता है, कैश फ्लो एबिलिटी बताता है और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मतलब आपको पूरा डाटा बना के देगा कि आप कौन से पोजीशन में हो। ओके, लेकिन सर आप तो सर एडवांटेज बता देना, रियल लिमिटेशन क्या क्या चीज होता है ध्यान समझना भाई। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि डिफाइनिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट सेगमेंट इज डिफिकल्ट। सर मैंने तो उंगली में गिन दिया ना सर कि सिगरेट होता है, सर एक क्लासमेट की कॉपी होती है और एक सर बिस्किट होता है। लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं इसको सेग्रीगेट करना, क्योंकि बिस्किट बनाने के लिए मे भी हो सकता है जो सेल्स डिपार्टमेंट लगा हुआ है हो सकता है उस सिगरेट वाले भी सेम हो। तो आप लोग को सेगमेंट को अलग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भाई आप लोग को स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा भाई। काम ही काम है पूरा मैनेजर के लिए। तो हो सकता है भाई आप पॉजिटिव मिस कर दो और इम्प्रैक्टिकल बन जाए, सिर्फ लिख लिख करोगे इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा तुम लोग के लिए। इल्यूजन हो सकता है भाई, तकलीफ हो सकती है आप लोग को, ठीक है। वैल्यू लेड टर्म्स मतलब बोलने का मतलब है कि सी पर सी पे ओपिनियन है, मतलब सीधी सी बात है भाई। आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, जैसे कि 3 आपको काम है, मैं चौथा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या भरोसा कि चौथा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पता चला चौथे के चक्कर में सबके सब चारों डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो लिमिटेशन होता है आप लोग का पोर्टफोलियो एनालिसिस का। फिर आता है आप लोग का बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स जो है ना बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था बीसीजी मैट्रिक्स को। इससे एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में काम करता है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में। ये क्या बोलता है थोड़ा ध्यान समझना, अगर कोई भी जो अगर एंटिटी है उसका मार्केट में शेयर एकदम ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा, तो स्टार है मतलब भाई उसका मार्केट में शेयर भी, शेयर इन द सेंस मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा करता है। जैसे कि अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत ज्यादा शेयर है आप लोग का, मतलब शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा कर रहा है, तो भाई वो स्टार कहलाएगा। मतलब आंखों का तारा है भैया, आसमान में चमक रहा है, वो स्टार हो गया। और एक चीज तुमको पता होगा बेटा, ग्रोथ जो है ना बेटा वो इन्वेस्टमेंट से आता है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं आ सकता, तो स्टार उसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं? आपका मार्केट शेयर तो लो है, मतलब कम मार्केट शेयर कम है लेकिन आपका ग्रोथ हाई है। कैश कॉ किसको बोला जाता है? मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है आप लोग का। और डॉग किसको बोला जाता है? भाई मार्केट शेयर भी कम है और भाई मार्केट ग्रोथ भी, मतलब आप लोग अबाउट टू डाई, जैसे बायजूस था अभी खत्म, टाटा बाय बाय हो चुकी कंपनी। ओके, ध्यान समझना स्टार में क्या क्या चीज होता है, ध्यान समझना। देखो स्टार ना भाई शुरू का बिजनेस है, या तो ये बोल सकते हो एकदम ऊपर चढ़, अपना हाई मार्केट शेयर भी तो ग्रोइंग मार्केट है। ध्यान समझना इसमें ना अगर ग्रोथ हो रहा है ना, जैसे एग्जांपल ले लीजिए स्टार में, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ग्रोथ हाई है। ग्रोथ कहां से? इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत ज्यादा पैसा भाई ये लोग इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट में, सो ऑन में, तो इसको स्टार बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को ना प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से दिया गया है, समझ आया कि बिजनेस में ग्रोइंग मार्केट में, बट ये हाई मार्केट शेयर होता है इसका, ठीक है। नॉट एट सॉरी हाई मार्केट शेयर नहीं होता, ग्रोथ ज्यादा होता है। तो ध्यान समझना यहाँ पास देख लीजिए आप लोग, लो शेयर है और ग्रोथ ज्यादा है, तो इसमें तकलीफ क्या होता है ध्यान समझना। क्वेश्चन मार्क जो है ना वो स्टार बनना चाहता है। अब स्टार बनना चाहता है मतलब मार्केट में छाना चाहता है, मतलब मार्केट शेयर अर्न करना चाहता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं हमारे क्वेश्चन मार्क का, देखो पहले मैं स्टार था तो मेरा शेयर भी हाई था, ग्रोथ भी हाई था, लेकिन क्वेश्चन मार्क एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें कि ध्यान समझना मेरा शेयर तो हाई है, समझ आया कि नहीं है, मार्केट सॉरी मेरा ग्रोथ हाई है लेकिन मेरा शेयर यहाँ पास उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ग्रोथ हाई इसलिए क्योंकि बेटा मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो रिस्की है भैया। तो ये चीज समझ जाओ, या तो वो स्टार बनेगा या तो भाई वो कैश काउ बनेगा या तो कैश काउ के डॉग बन सकता है। क्योंकि ध्यान समझना अगर आपके पास शेयर नहीं है मार्केट का, पैसा ऊपर पैसा लगा रहे हो तो कौन खरीदेगा भाई, टेंशन आ सकता है इस चीज का, दिक्कत हो सकती है। फिर कैश काउ क्या होता है भाई? कैश काउ क्या होता है? हाई मार्केट शेयर, मतलब ये मैच्योर मार्केट है भाई, एकदम ठीक ठाक मार्केट चल रहा है, तो कैश काउ क्या बोलते हैं समझना, लो मार्केट ग्रोथ इन हाई मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में शेयर अच्छा खासा है, मतलब लोग मेरे प्रोडक्ट को मांग रहे हैं लेकिन मैं ग्रोथ नहीं कर रहा हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रहा हूं, मतलब जितना कमा रहा हूं उतने में ही खुश हूं मैं, तो उसको बोला जाता है बेटा कैश काउ आप लोग के लिए, ठीक है। ओके,
ना समझना, ये जो कैश का है ना बेटा, क्वेश्चन मार्क को पैसा प्रोवाइड करता है, मतलब मोटा मोटी कैश का उसमें क्वेश्चन मार्क मारूंगा, क्वेश्चन मार्क से मैं इन्वेस्टमेंट करके फिर उधर स्टार्ट चले जाऊंगा। फिर डॉग क्या होता है भाई, डॉग ऐसा सिचुएशन है जहां पर सब चीज लोअर है, शेयर भी लोअर है सर, ग्रोथ भी लोअर है सर, तकलीफ तो यहीं पास है, मैं करूं तो करूं। तो बेटा यहाँ पर सीधी सी बात है, रिकमेंड किया जाता है तो डी इन्वेस्टमेंट कर दो या तो क्लोज कर दो, बंद कर दो। बायजूस एक टाइम पे खत्म हो गया, साल भर पहले से करोड़ों में वैल्यू थी भाई, उन लोग के प्रमोटर से खुद आज जीरो वैल्यू हो चुका है, माइनस में भी जा सकता है, समझ आया कि नहीं है। तो ये डॉग हो गया। तो चार प्रकार के आप लोग लेवल होते हैं, स्टार्स हो गया आप लोग का, क्वेश्चन मार्क हो गया, कैश का हो गया, डॉग हो गया। फिर बीसीजी मैट्रिक्स कुछ एडवांटेज होते हैं समझना, ये भाई सही तरीका है विजुलाइज करने का डिफरेंट नीड्स को, वार्न करता है कॉर्पोरेट पेरेंट्स को, जो आपके ऊपर पेरेंट्स है उसको वार्न करता है कि भाई क्या क्या चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बताता है कि भाई जो स्टार है ना, इवेंचुअली टू बी वेन, भाई स्टार जो है ना एक दिन गिर सकता है, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर स्टार रहोगे, ठीक है। यूजफुल बताता है बिजनेस स्टूडेंट के मैनेजर को कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। अब देखो तीन पोटेंशियल थ्रेड होते हैं यहाँ पर बीसीजी मैट्रिक्स के, ओके। पहला आप लोग का होता है डेफिनेशनल वेगनेस, कैपिटल मार्केट एजम्पशन, फिर होता है अनकाइंड टू एनिमल। इसका क्लियर मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, ध्यान समझना। डेफिनेशनल वेगनेस मतलब वेगनेस क्या होता है पता है, स्पष्ट तरीके से आप कैसे किसी को डिटरमाइन कर पाओगे, मैं कैसे बोलूं कि मेरा हाई शेयर है मार्केट में, मतलब बताएगा कौन भाई, रिसर्च बताएगा, लेकिन रिसर्च तो अप डाउन होता है ना, आज मैंने 10 बेचा, हो सकता है अगले दिन किसी ने और 10 बेच दिया, तो मार्केट से को डिफाइन का थोड़ा दिक्कत है। और कैपिटल मार्केट अजम्पशन, देखो भाई पोर्टफोलियो ने कैपिटल मार्केट पे जाता है कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या चाहिए, शेयर मार्केट आज कुछ और था कल कुछ और है भाई, तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी एक दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम। और अनकाइंड टू एनिमल, भाई कैश का वो डॉग को जबरदस्ती इसमें फंसा दिया भाई, अनकाइंड क्या बोलता है, पिछले सिलेबस में तो वर्ड यूज किया था कि भाई डॉग का, कि डॉग शुड बी अलाउड टू डाई और किल्ड ऑफ, ऐसा वर्ड लिख दिया भाई, या तो उसको मार दो या तो मरने दो डॉग को, ऐसा वर्ड यूज किया। तो अनकाइंड टू एनिमल मतलब उनको लिटिल पॉइंट में वर्क हार्ड करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये दिक्कत हो सकता है आप लोग का, ठीक है। फिर ध्यान समझिएगा, फिर स्टेजेस तो कोई इशू नहीं उसमें। अब आता है अल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखो बेटा एक चीज समझाता हूं तुम लोग, पता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एग्री सर, मैंने आज बनाया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के, 4 साल के, क्या गारंटी है भाई जैसे मैंने सोचा है वैसा हो गया। भाई कोई प्लान 2018 में 5 साल के लिए बनाया था, कोरोना आ गया सर 2019 के एंड में, कोविड-19 2021-22 जब भी चला है तो प्लान तो खत्म हो गया ना। तो अल्टरनेटिव अचानक से अगर आपका प्लान बर्बाद होता है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहला सिनेरियो प्लानिंग होता है भाई, एक मेन जो चीज होता है ना प्लानिंग का लंबा नहीं चलता, क्योंकि फ्यूचर जो है ना बेटा अनप्रिडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता भाई, कोई ऐसा है क्या जो भविष्यवाणी देख सकता है, नहीं देख सकता ना, तो अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसको नहीं जान सकते मार्केट में कब क्या हो जाए, तो इसके लिए आपको सिनेरियो प्लानिंग किया जाता है। तो इसमें व्हाट इफ एंड अबाउट द फ्यूचर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपको प्लानिंग में देखना पड़ेगा, ओके। फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, देखो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब सीधी सी बात क्या होता है, सेंट्रलाइज मतलब जो सेंटर में बैठे वो करें, डिसेंट्रलाइज मतलब पूरे सबको इन्वॉल्व कर लो भाई, ये दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। फिर उसके बाद आप लोग का आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। देखो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो होता है बेटा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका सक्सेस फैक्टर मीन क्या चीज है, तो वो चीज के लिए आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्पररी फैक्टर, ये सब चीज को आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सडन लॉस हो गया, क्रिटिकल मैन पावर का, ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग। तो चौथा आप लोगों को स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग ये बोलता है कि ध्यान दो बेटा कि आप लोग कौन सी कैपेबिलिटी है जिसमें डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ रूल ऑफ थंब होता है, रूल ऑफ थंब मतलब जो पुराने पहले लोगों से चले आ रहे विश्वास है, वो चीज काम आता तो कर लो भाई। तो चार प्रकार के आप लोगों ने यहां पास अल्टरनेटिव्स पढ़ा। तो पहला आप लोग का बोलता है सिनेरियो प्लानिंग, दूसरा बोलता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तीसरा आप लोग का बोलता है बेटा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और चौथा बोलता है आप लोग स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग, ओके। फिर आता है टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग क्या है ना भाई, एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, कोई पर्सन अगर डिसीजन दे रहा है तो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग ऊपर वाले देते हैं, लेकिन इंप्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, डेविल एडवोकेसी बैठाते हैं। डेविल एडवोकेसी मतलब क्या होता है, एक अपोनेंट पार्टी को बैठा दो जो हमेशा आपके डिसीजन को एडवोकेट करे भाई, अनएक्सेप्ट करे, ताकि वो गलती बता सके। दूसरा क्या होता है डायलेक्टिक इंक्वायरी, लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडिया, भाई सबको बैठाओ, डिसीजन देने से पहले डिस्कस करो क्या हो सकता है कैसे हो सकता है। मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजिक जो लीडर होता है उसमें बहुत सारी क्वालिटी होता है, लेकिन वो गलती कर सकता है मे बी। द आउटसाइड व्यू, भाई बाहर से बाहर के एंगल से देखो। अब बोलते हैं ना एक डायलॉग है भाई, जो एसी में बैठ के रूम में जो डिसीजन ले रहा है ना वो लेबर का पसीने की मतलब पसीने की कीमत नहीं जान सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो आउटसाइड व्यू देखो ना जाके, और ग्रुप थिंक मतलब ग्रुप डिस्कशन करो और पता करो क्या क्या चीज आप लोग को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो देखो टेक्निक्स पहला क्या होता है डेविल एडवोकेसी होता है, दूसरा आप लोग को होता है डायलेक्टिक इंक्वायरी, तीसरा होता है आउटसाइड व्यू, और चौथा है आप लोग का ग्रुप थिंग आता है, ओके। समझ आ गया। तो बेटा इस चैप्टर का तो यहां पास रिवीजन खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी।